हेलो स्टूडेंट, बात करते हैं आज एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, साइक्लोट्रॉन। बच्चों, इस चैप्टर का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। उम्मीद है इस साल भी बोर्ड के पेपर में आए, क्योंकि एक प्रैक्टिकल डिवाइस है, ऐसे क्वेश्चन अक्सर बोर्ड में आते हैं। तो साइक्लोट्रॉन के ऊपर कई बार क्वेश्चन बोर्ड द्वारा पूछा जा चुका है, इसलिए हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान से पूरा दिमाग लगा के समझेंगे, जब तक मैं ना कहूँ कुछ नहीं लिखना है, पूरा ढंग से लिखाऊंगा। वीडियो लाइक कमेंट ये सारे काम पहले कर दिया करो, है ना, फिर पढ़ने में ध्यान लगाएं ताकि अपन लाइक जरूर किया करें भाई, ठीक है ना। अच्छा, समझते हैं साइक्लोट्रॉन को, सोचिए ध्यान से। अब ये क्या होता है, क्या काम आता है, ये सारी बात तो मैं बाद में समझ में आएंगी। पहले मैं ये प्रयास करता हूँ कि साइक्लोट्रॉन है क्या चीज। एक प्रैक्टिकल डिवाइस है, ऐसे समझिए आप इस चीज को कि जो घर में थाली होती है ना, थाली किनारे वाली, ऊंचे ऊंचे किनारे होते हैं इसके, एक थाल है एक थाली। तो एक थाली दिमाग में लो आप, जिसमें किनारे ऊंचे ऊंचे, ठीक है ना। एक थाली ली, उसके ऊपर आपने एक थाली सेम साइज की और रख दी। जैसे ये थाली है पहली, तो दूसरी ये थाली है, समझना, कल्पना करना। और इस तरीके से टच हो जाए ये किनारे, ऐसे फंसना जाए अंदर, इस तरीके से रुकना चाहिए। समझ गया आप? ये दिमाग में सोचिए, एक थाली ली, उसके ऊपर एक थाली और रखी, अब उसको बीच में से काट दूं, मतलब थाली ऐसे बीच में से यूं कट कर दूं, तो आपको दो अर्धवृत्ताकार चीजें प्राप्त होंगी ना। देखो कुछ ऐसा प्राप्त होना चाहिए शायद, ध्यान से देखना। इस तरीके से, और इसका फ्रंट दिख रहा है थोड़ा सा, समझना आप। ये समझ में आया ना? अरे कुछ ऐसी शेप तो नजर आएगी आपको, अर्धवृत्ताकार है और अंदर से खोखला है, ऐसे ही एक यहां रखा होगा। ये लो, इसको भी चाहो तो आप इसी डिजाइन से रिप्रेजेंट कर दो। ये जो दो आपको दिख रही है ना, ये दोनों बच्चों, लिख देता हूं मैं, तभी थ्योरी याद होगी आपको। अर्धवृत्ताकार खोखली चकतियां हैं, ये अर्धवृत्ताकार खोखली चकतियां हैं, और इन्हें शॉर्ट में कहते हैं हम डी, डी डबल ई लिख दो। क्या बोलते हैं बच्चों? डी। तो साइक्लोट्रॉन में दो डी होते हैं। अब लैंग्वेज ऐसी बोलती है, साइक्लोट्रॉन में दो डी होते हैं। डी क्या होता है ये समझ में आ गया ना? अर्धवृत्ताकार, देखो जो दिमाग में सोचना पड़ेगा ये और बुक में अच्छा एक डायग्राम बना हुआ है, मैं आपको पेज नंबर बोल दूं, पेज नंबर 151 पर, वो देखना आप ध्यान से ना। तो अर्धवृत्ताकार खोखली चकतियां हैं, इन्हें बोलते हैं डी। और दोनों डी को देखो, एक्चुअल में ये बोर्ड के तल में ना रखी हुई है, किताब में देखना आप समझ जाओगे। इस तरीके से रखते हैं, देखो जैसे ये अर्धवृत्ताकार खोखली शक्ति हो गई और दूसरी अर्धवृत्ताकार खोखली शक्ति हो गई, इस तरीके से रखा जाएगा, ताकि जो व्यास वाले सिरे हैं ना, वो एक दूसरे के सामने हो। मैं लैंग्वेज लिखूं थोड़ी सी, इसमें धातु की बनी हुई दो अर्धवृत्ताकार खोखली, पहले समझ लेना पूरा ढंग से, चकतियां होती हैं, जिन्हें डी कहते हैं। हिंदी में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। जिन्हें हम डी कहते हैं। क्लियर है? दोनों डी को इस प्रकार रखा जाता है कि इनके किनके डीज के इनके
व्यासित श्रेय सम्मुख हों। सम्मुख का मतलब बिल्कुल आमने सामने हो। समझ में आया? इन दोनों डी को हम जोड़ते हैं बच्चों प्रत्यावर्ती स्रोत से। इन दोनों डी को, ये जो स्रोत है ये है एसी स्रोत। अब इसकी कहानी सुनो। एसी स्रोत से ये क्यों जोड़ा, डीसी से क्यों नहीं जोड़ा? तो बच्चों विद्युत स्रोत दो प्रकार के हैं। एक तो होता है एसी स्रोत और एक होता है डीसी स्रोत। दोनों में सब अंतर किस चीज का है? सोचिए ध्यान से। देखो, अगर आपने डीसी स्रोत जोड़ा होता, डीसी, तो डीसी का प्रतीक ऐसा होता है, एक बड़ा और एक छोटा। अब डीसी में तो क्या है, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, तो जैसे इसको नाम दिया मैंने D1, दो डी है ना, D1 और D2 नाम दे दिया। तो अगर मैं डीसी स्रोत जोड़ता तो फिक्स हो जाता कि D1 ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा और D2 ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। पर अगर आप एसी सोर्स जोड़ रहे हो, एसी में कभी भी प्लस माइनस नहीं लगाते हैं। चैप्टर नंबर 10 पूरा इसी के ऊपर पढ़ाने वाला हूं मैं। इसमें रीजन क्या है, ये हर आधे सर्कल में चेंज होती है। पहले आधे चक्र में अगर ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो अगले आधे में ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव होगा। इसलिए मैंने दोनों डी को डीसी सोर्स से ना जोड़कर कौन से स्रोत से जोड़ा है बच्चों? एसी से। तो अब याद रखें, आप जब भी एसी आ जाएगा तो इनकी ध्रुवता, इनके चिन्ह फिक्स नहीं है, समय के हिसाब से बदलेंगे। इसमें धातु की बनी हुई दो अर्धवृत्ताकार, दिमाग को समझ में आ गया होगा अब तक तो भाई, खोखली चकती होती हैं, इन्हें कहते हैं डी। दोनों डी को इस प्रकार रखते हैं कि व्यास से सम्मुख हो। क्यों कर रहा हूं वो सब समझ में आएगा, पहले समझें पूरा ढंग से। जो मैं पढ़ा रहा हूं उसे समझो आप। तो सम्मुख हो, दोनों डी को एसी स्रोत से जोड़ा जाता है, ताकि इनके मध्य, इन दोनों डी के मध्य, दोनों डी के मध्य का मतलब है जहां मैं उंगली लगा रहा हूं इस जगह पर, भाई पहला डी रखा हुआ है, दूसरा डी रखा हुआ है, तो दोनों डी के बीच में जो जगह बच रही है, दोनों, ताकि इनके मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सके, ये समझ में आया भाई बच्चों? यहां तक बनावट पढ़ा रहा हूं वैसे मैं आपको, पहले बनावट समझते ही सब कुछ क्रिया विधि और इसके कॉन्सेप्ट सब समझ में आ जाएगा। दोबारा सुनिए, किताब खोल लो, पेज नंबर 151 में दिखाऊं, देखो आपको इसमें और ढंग से क्लियरली समझ में आएगा। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा, है ना, ये वाला डायग्राम, इस वाला डायग्राम की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो। दो अर्धवृत्ताकार खोखली चकती हैं, बिल्कुल व्यास वाले सिरे एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं, ठीक है ना, और इन्हें एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया है हमने ताकि विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो सके। अब सुनना ध्यान से, ये डी एक्चुअल में बोर्ड के तल में नहीं है। तो अब मैं इस डायग्राम को चाहूं ना, समझाने के लिए बनाया था ऐसे, तो मैंने तो ऐसे सेट कर सकते हो। देखो साइक्लोट्रॉन का चित्र अगर पूछ ले, प्रयास करना, अभी तो डी बिल्कुल आप बना दोगे ना सीधा, जब तो ऐसा लगेगा बोर्ड के तल पे है क्या, ऐसे डी बनाने का प्रयास करना। तो इसका एक तरीका है, देखो आप इस तरीके से डी दिखाएं, ज्यादा कुछ मत दिखाओ, इसी से आपको कहानी समझ में आ जाएगी। ये दोनों डी हैं, इन्हें प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ दिया गया है, ये D1 और ये D2। आप समझ जाएंगे ना, ये टेढ़ा मेढ़ा से बनाने का प्रयास है, मैं ऐसे बनाना चाह रहा हूं भाई, है ना। अब देखो इसको रखते हैं दो चुंबकीय ध्रुवखंड के बीच में। अब ये समझने का प्रयास करना, मान लो S है और ये N है, कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, सोचिए, एक चुंबक नीचे और एक चुंबक ऊपर। अब जो मेरे हाथ हैं वो चुंबक हैं, ताकि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बन जाए, इस तरीके से चुंबक क्षेत्र बन जाए। उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शा रही है ना। और डी, अब देखो मैं इस चुंबक को उठा रहा हूं, अभी डी है, दो चुंबक हैं, उनके बीच में रखा हुआ है डी।
तो डी का जो तल है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। इन्हें दोनों डी को चुंबकीय ध्रुवखंड के बीच में इस प्रकार रखते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र डी के तल के लंबवत हो। ये सारी बात लिखता हूं मैं। धातु की बनी हुई अर्धवृत्ताकार खोखली शक्तियां होती हैं, इन्हें डी कहते हैं। दोनों डी को इस प्रकार रखा जाता है कि व्यास से सम्मुख हो। दोनों डी को एसी स्रोत से जोड़ा जाता है ताकि इनके मध्य विद्युत क्षेत्र प्राप्त हो सके। दोनों डी को चुंबकीय ध्रुव खंडों के मध्य इस प्रकार रखा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र डी के तल के लंबवत। ये तो हो गया इसकी बनावट। क्रियाविधि बच्चों कैसे काम करता है? एक्चुअल में ये करेगा क्या, इसका उपयोग बताऊं पहले तो मैं आपको। काम क्या आता है? तो साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। मतलब समझना, क्या इसमें विद्युत क्षेत्र काम में आया है? बिल्कुल, इस जगह पर विद्युत क्षेत्र है। और क्या इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी काम में आया है? साइक्लोट्रॉन में बच्चों विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों ही काम में आ रहे हैं। साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र भी काम में आ रहा है और साइक्लोट्रॉन में चुंबकीय क्षेत्र भी काम में आ रहा है। इसीलिए इसको नाम दिया गया है विद्युत चुंबकीय युक्ति। कैसी युक्ति? विद्युत चुंबकीय युक्ति। तो साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। काम में क्या आती है? इसकी सहायता से क्या होगा बच्चों? जो धनात्मक कण है ना, धनात्मक, ऋणात्मक नहीं, धनात्मक कणों को त्वरित करती है ये। साइक्लोट्रॉन धनात्मक कणों को क्या करता है? त्वरित। कैसे, वो समझिए। जिस कण को त्वरित करना है उसे आप दोनों डी के बीच में रख दो। जिस कण को त्वरित करना है उसे दोनों डी के बीच में रख दिया जाता है। मान लो आधे आधे सर्किल की बात करूंगा। आधे की बात क्यों करूंगा? क्योंकि आधे सर्किल के बाद में ध्रुवता बदल जाएगी ना भाई, एसी सोर्स जोड़ा हुआ है इसलिए। तो मान लो कि जो पहला आधा चक्कर है, ये तो पूरा चक्कर हो गया, जो पहला आधा चक्कर है इसमें D1 पॉजिटिव है और D2 नेगेटिव है। समझिए आप। क्रियाविधि मुझे क्या करना है कि जिस कण को त्वरित करना होता है उसे दोनों डी के मध्य रख दूंगा। पहले आधे सर्किल में आप कुछ भी मान सकते हो। तो मैंने मान लिया कि D1 प्लस का है और D2 माइनस का है। ठीक है, तो प्लस से माइनस की ओर एक विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। विद्युत क्षेत्र दिशा ही प्लस से माइनस की ओर है। या ऐसे कहो कि ये कण पॉजिटिव है, ये सिर्फ प्लस वाले कणों को ही त्वरित कर पाएगा भाई। तो D1 धक्का देगा प्लस के होने की वजह से और D2 माइनस का होने की वजह से खींचेगा। कुल मिलाकर के ये कण कहां प्रवेश कर जाएगा? D2। जिस कण को त्वरित करना है वो कण दोनों डी के मध्य रखा जाएगा। प्रथम में मैंने मान लिया कि D1 है पॉजिटिव और D2 कैसा है? नेगेटिव। तो इस चित्र में मजा नहीं आया मुझे तो, है ना। मैं सिंपल बना रहा हूं भाई, क्योंकि समझ में भी उसी से अच्छा आएगा। ऐसे ले लें आप, पहला डी और दूसरा डी, D1 और D2। बाकी सब कुछ लैंग्वेज रूप में हम बोल देंगे, ठीक है ना। एक्चुअल में बोर्ड के तल में नहीं है भाई, बोर्ड के लंबा तल में रखा हुआ है। ये पॉजिटिव कण है जिसे त्वरित करना है। पहले आधे सर्किल में D1 मान लो प्लस का, D2 मान लो माइनस का। तो कण त्वरित होकर D2 की ओर जाएगा, Q भी ऊर्जा मिल जाएगी इसको। अगर Q आवेश है और B हमने वोल्टेज लगा दिया तो इसकी ऊर्जा कितनी मिलेगी? QB। और QB ऊर्जा लेकर जैसे ही ये D2 के अंदर घुसेगा, अब सोचना ध्यान से, ये आवेशित कण है और D के अंदर चुंबकीय क्षेत्र लंबवत लगा हुआ है। ये D है, चुंबकीय क्षेत्र सामने से देखना, D के अंदर वाला ऐसा दिख रहा है। ये चुंबकीय क्षेत्र लंबवत लगा हुआ है
और जैसे कण प्रवेश करेगा, तो बच्चों ये चुंबकीय बल की कंडीशन नंबर सेकंड हो गई कि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहा है, और जब भी कण लंबवत प्रवेश करता है तो वो वृत्तीय गति करना प्रारंभ करता है। कंडीशन नंबर सेकंड याद कीजिए, जब भी आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करेगा वो वृत्तीय गति करना प्रारंभ कर देगा। अब वृत्तीय गति होती पर केवल आधे सर्किल के लिए तो होगी, तो केवल अर्धवृत्त बनेगा, क्योंकि पूरा वृत्त बनता पर इतने समय में तो इसकी पोलरिटी चेंज हो चुकी होगी भाई। सोर्स एसी सोर्स है ना, स्रोत कैसा है, एसी सोर्स। तो एसी की विशेषता यही है कि तो बदलता है, पलटी मारता है। जिस कण को त्वरित करना है दोनों डी के बीच में रखा, D1 मान लिया मैंने प्लस का और D2 मान लिया मैंने माइनस का, तो कण QV ऊर्जा लेकर D2 की ओर गया, और जैसे ही कण D2 में प्रवेश किया, चुंबकीय क्षेत्र लंबवत होने के कारण वृत्तीय गति करना प्रारंभ कर देता है और अर्धवृत्त पूर्ण करके वापस से डी के मध्य आ जाता है। अब ध्रुवता चेंज हो गई, अब D1 नेगेटिव है और D2 पॉजिटिव है, तो कण ये धक्का देगा ना, इसको इधर जाएगा। पहले QB मिल चुकी थी, QB रही यहां तक, QB, और जैसे यहां आया फिर QB मिल गई, फिर दोबारा धक्का पड़ा ना, तो कितनी ऊर्जा हो गई बच्चों, 2QB। ऊर्जा बढ़ने से वेग बढ़ेगा, और वेग बढ़ेगा ना तो पथ की त्रिज्या बढ़ेगी। देखना ये यहां आएगा। अगर QB यहां है और यहां भी QB होती तो ये लौट कर इस जगह पर आता, पर चूंकि पहले जब इधर घुसा तो QB ऊर्जा थी, और जब इधर घुस रहा है तो ऊर्जा कितनी है, 2QB। अधिक त्रिज्या के पथ में गति करता है और वापस डी के मध्य आ जाता है। हाँ या ना, फिर वही कहानी, ये प्लस और ये माइनस, फिर QB मिली तो 3QB और अधिक त्रिज्या। नहीं समझ में आया, ये घटना चक्र चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक कि इस कण की त्रिज्या इस डी की त्रिज्या के बराबर, ये डी है ना, डी की त्रिज्या के बराबर ना हो जाए। और जैसे ही कण की त्रिज्या डी की त्रिज्या के बराबर होगी तो डी में जगह जगह छिद्र होंगे बच्चों, इन छिद्रों की सहायता से कहां निकाल लिया जाएगा इसको, बाहर। ध्यान से देखो, जब आपने कण को रखा तो उसकी ऊर्जा बहुत कम थी, फिर ये घूमा घूम घूम के जब ये बाहर निकला तो ये उच्च ऊर्जा का हो चुका होगा। मतलब साइक्लोट्रॉन धनात्मक कणों को त्वरित करता है। यह समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। ऋणात्मक को क्यों नहीं करता है उसका आंसर मैं आपको दूंगा, पर फिलहाल यह समझिए कि यहां तक कहानी समझ में आई कि नहीं है। साइक्लोट्रॉन क्या है, आपसे कोई यह क्वेश्चन करे तो आप उसको क्या जवाब दोगे कि साइक्लोट्रॉन क्या चीज है। साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है। सबसे पहली बात तो साइक्लोट्रॉन विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसकी सहायता से भारी धनात्मक कणों को, वजन जितना ज्यादा होगा उतना बढ़िया है, नेगेटिव को क्यों नहीं करता है, हल्का सा समझ लें। जैसे ही नेगेटिव कण जाएगा ना बच्चों, तो नेगेटिव कण तो पॉजिटिव की तुलना में बहुत हल्का होता है। नेगेटिव कण इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 10⁻31 और प्रोटॉन 10⁻27, 10,000 गुना अंतर है में इलेक्ट्रॉन में और प्रोटॉन में। तो इलेक्ट्रॉन तो 10,000 गुना हल्का है, बहुत हल्का है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन गया ना तो सकता है पहली बार में इतनी ऊर्जा मिल जाए, QB के द्वारा ये बाहर आ जाएगा, तो खास ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी नहीं। लिखाऊंगा मैं क्वेश्चन बना करके बाद में, पर फिलहाल इसको समझे आप, ठीक है ना। तो हेडिंग लिखे आप, चलो लिखिए, साथ में समझाता रहूंगा मैं आपको। तो आप हेडिंग लिखिए बच्चों, साइक्लोट्रॉन। सब अपने पेन कॉपी उठाएं और जैसे जैसे मैं बोलूं वैसे वैसे लिखते जाएं भाई। हेडिंग लिखिए, साइक्लोट्रॉन, ठीक है। लिखो, चलो मेरे साथ लिखो, मैं बोर्ड पे लिखता हूं, है ना, क्या बोलूं, लिखिए दूं, हैं लिखिए।
बोल देता हूं। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी, लिखें भाई, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति है। साइक्लोट्रॉन ऐसी विद्युत चुंबकीय, पता है ना विद्युत चुंबकीय नाम क्यों दिया है? क्योंकि इसमें विद्युत क्षेत्र तो काम में आ ही रहा है, उसके साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी काम में आ रहा है, ठीक है ना। तो साइक्लोट्रॉन ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसकी सहायता से भारी धनात्मक कणों को, भारी मतलब वजन वाले, हैवी, जिसकी सहायता से भारी धनात्मक कणों को त्वरित करके उच्च ऊर्जा का बनाया जाता है। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसकी सहायता से भारी धनात्मक कणों को त्वरित करके उच्च ऊर्जा का बनाया जाता है। त्वरित करके उच्च ऊर्जा का बनाया जाता है, ठीक है। हेड डालें सिद्धांत। कोई पूछे कि साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत। तो बच्चों सिद्धांत क्या समझ में आ रहा है बताना एक बार। देख, साइक्लोट्रॉन किस सिद्धांत पर कर रहा है कि साइक्लोट्रॉन में जो विद्युत क्षेत्र है, साइक्लोट्रॉन में यहां इस जगह पर विद्युत क्षेत्र है ना, वो तो करता है त्वरित गति। साइक्लोट्रॉन में जो विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है वो तो पुश कर रहा है ना, धक्का देने का काम कर रहा है, मतलब इसको त्वरित कर रहा है। कौन है? विद्युत क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र क्या कर रहा है? इसको वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है। धक्का दिया विद्युत क्षेत्र ने, चुंबक क्षेत्र घुमा के ले आया, फिर धक्का दिया, फिर वो घुमा के ले आया। तो दो क्षेत्र दो अलग अलग काम कर रहे हैं। विद्युत क्षेत्र त्वरित करता है और चुंबक क्षेत्र लंबत है एक्चुअली में, वो तो उसको सर्कुलर में घुमाता है। लिखिए सिद्धांत में, लिखिए सिद्धांत लिखें। साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र, साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र आवेश की त्वरित गति कराता है। साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र आवेश की त्वरित गति कराता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय गति करवाता है। साइक्लोट्रॉन में विद्युत क्षेत्र आवेश की त्वरित गति करवाता है, जबकि चुंबकीय क्षेत्र वृत्तीय गति कराता है। ये हो गया इसका सिद्धांत। यहां तक कहानी समझ में आई? मैं दोबारा बोल दूं एक बार कि साइक्लोट्रॉन एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति है। मेरी तरफ देखो, मैं याद करा दूंगा यहीं पे। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी विद्युत चुंबकीय युक्ति है जिसकी सहायता से भारी धनात्मक कणों को उच्च ऊर्जा का बनाया जाता है। क्लियर है यहां तक? सिद्धांत क्या कहता है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो तो त्वरित गति करवा रहा है आवेश की, और जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उसको वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है। क्लियर हो गई होगी? हेडिंग डालें बनावट और ये सुंदर सा चित्र बनाएं। इस तरीके से बना लो, आपको इजी लगेगा, है ना।
एक नंबर में डायरेक्ट पूछ लेता है भाई, साइक्लोट्रॉन का परिपथ चित्र बनाइए। कैसे कैसे बनाओगे समझ रहे होंगे, मेरे साथ बनाओ चलो। मेरी जिंदगी है। देखो क्या करना है अपने को, सबसे पहले आप इस तरीके से 2 डी लीजिए, इसका नाम लिख दीजिए D1 और इसका लिख दो D2। इन दोनों को आप कनेक्ट कर दीजिए AC स्रोत से। और ये है D डबल लिख दो। इनके बीच में विद्युत क्षेत्र बन जाएगा। ऊपर एक चुंबकीय ध्रुवखंड लिख दो, कोई भी लिख दो, S लिख दो। और एक चुंबकीय ध्रुवखंड नीचे लिख दो, N लिख दो। क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब जिस कण को त्वरित करना है उसे यहाँ बीच में बना दो। ये प्लस मान लो, ये माइनस मान लो। धक्का खा के D2 में जाएगा, अर्धवृत्त में घुमा दो। बनता तो पूरा वृत्त, पर अर्धवृत्त बाद इसकी फितरत चेंज हो जाएगी ना, इसलिए आधा सर्कल ही बनाए। फिर ये बढ़ाते हुए इस तरीके से बाहर निकाल दो। ठीक है ना, ये बाहर आ जाएगा। इस तरीके का भाई डायग्राम बनाया भाई। अब मैंने इसलिए आपको बनाया है ना, बनाए। और ये बनावट यहाँ से यहाँ तक स्क्रीन पॉज करके छापने में फायदा है आपको। मैं बोल दूं भले क्या लिखा है, किसी को क्लियर ना दिख रहा हो तो। इसमें धातु की बनी हुई 2 अर्धवृत्ताकार खोखली चकतियां होती हैं। धातु की बनी हुई 2 अर्धवृत्ताकार खोखली चकती होती हैं, जिन्हें डी कहते हैं। दोनों डी को इस प्रकार रखा जाता है कि इनके व्यासित सिरे सम्मुख हों। ठीक है, दोनों डी को AC स्रोत से जोड़ा जाता है ताकि इनके मध्य विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो सके। और दोनों डी को चुंबकीय ध्रुवखंड के मध्य इस प्रकार रखा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र इनके तल के लंबवत हो। नोट कर लो भाई, जल्दी से, जल्दी नोट करें। क्रियाविधि फटाफट रफ्तार में लिख लें, सॉरी बनावट लिख लें, है ना। स्क्रीन पॉज कर लेना क्योंकि वीडियो खामोखा लंबा हो जाएगा। बड़े आगे चलो, हेडिंग लिखिए क्रियाविधि, मतलब वर्किंग। क्रियाविधि लिखो बच्चों, क्रियाविधि। क्रियाविधि मतलब कैसे कैसे काम करता है ना, तो क्रियाविधि में नोट करो। देखो, जिस धनात्मक कण को त्वरित करना होता है, जिस धनात्मक कण को त्वरित करना होता है, जिस धनात्मक कण को त्वरित करना होता है, उसे दोनों डी के मध्य रखा जाता है। यहां जिस धनात्मक कण को त्वरित करना होता है उसे दोनों डी के मध्य रखा जाता है, मध्य रखा जाता है। क्लियर? माना प्रथम अर्धचक्र में, माना प्रथम अर्धचक्र में D1 धनात्मक व D2 ऋणात्मक है। माना प्रथम अर्धचक्र में D1 धनात्मक और D2
ऋणात्मक है। उल्टा भी मान सकता था भाई, कुछ भी, फिर राउंड इधर से हो जाता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस धनात्मक कण को त्वरित करना है दोनों डी के मध्य रखा जाता है। माना प्रथम अर्ध चक्र में D1 धनात्मक और D2 ऋणात्मक है, अतः आवेशित कण QV ऊर्जा लेकर, अतः आवेशित कण QV ऊर्जा लेकर D2 की ओर गति करेगा। अतः आवेशित कण QV ऊर्जा लेकर D2 की ओर गति करेगा। जिस धनात्मक कण को त्वरित करना होता है दोनों डी के मध्य रखते हैं। माना प्रथम अर्ध चक्र में D1 धनात्मक D2 ऋणात्मक है, अतः कण QV ऊर्जा लेकर D2 की ओर गति करेगा। D2 की ओर गति करेगा। जैसे ही कण D2 में प्रवेश करता है, जैसे ही कण D2 में प्रवेश करता है, कण D2 में घुस चुका है भाई, D2 में प्रवेश करता है तो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण, जैसे ही कण D2 में प्रवेश करता है तो लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण वृत्तीय गति करने लगता है। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण वृत्तीय गति करने लगता है और अर्धवृत्त पूर्ण कर पुनः डी के मध्य आ जाता है। और अर्धवृत्त पूर्ण कर डी के मध्य, पुनः डी के मध्य आ जाता है। ऐसे लिख लीजिए, अर्धवृत्त पूर्ण कर पुनः डी के मध्य आ जाता है। नहीं समझ में आया? जिस कण को त्वरित करना होता है, यहां देखो, बड़ो ध्यान लगाओ, जिस कण को त्वरित करना होता है डी के मध्य रखते हैं। मान लिया पहले आधे चक्कर में D1 प्लस का है और D2 माइनस का है, तो यह कण QV ऊर्जा लेकर D2 की ओर गति करेगा। जैसे ही कण D2 में प्रवेश करेगा, चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत है, पहले से बता रखा है, तो यह वृत्ताकार गति करना प्रारंभ करता है और अर्धवृत्त पूर्ण कर डी के मध्य आ जाता है। क्लियर है? अब आगे समझ लो एक बार क्या करना होगा बच्चों। अब ध्रुवता बदल गई होगी, D1 माइनस का और D2 प्लस का हो चुका होगा, लिख दो लो, ये तो हो गया होगा माइनस का और ये हो गया होगा प्लस का। तो ये कण पुनः QV ऊर्जा लेकर 2QV ऊर्जा के साथ, पहले QV मिल गई, अब फिर QV मिली, 2QV ऊर्जा के साथ कहां प्रवेश करता है? D1 में। और चुंबक क्षेत्र लंबवत है तो अधिक त्रिज्या के पथ में गति करता हुआ पुनः डी के मध्य आ जाता है। नोट करो इस बात को। देखो अब पैराग्राफ चेंज करके लिखें तो और अच्छा रहेगा, ताकि समझ में आए भाई एक स्टेप हो चुका है इसका। अब D1 ऋणात्मक व D2 धनात्मक होगा, D1 ऋणात्मक व D2 धनात्मक होगा। देखिए अब D1 ऋणात्मक व D2 धनात्मक होगा, अतः आवेशित कण पुनः QV ऊर्जा ग्रहण कर, अतः आवेशित कण पुनः QV ऊर्जा ग्रहण कर D1 में प्रवेश करता है। दोबारा QV मिली है, 2QV हो चुके, याद रखना। D1 में प्रवेश करता है और पुनः अर्धवृत्त पूर्ण कर डी के मध्य आ जाता है। समझ जाओगे आप? और पुनः अर्धवृत्त पूर्ण कर डी के मध्य आ जाता है। ये एक शब्द और जोड़ना, भले इसमें बीच में जोड़ना चाहो तो।
अधिक त्रिज्या के पथ में गति करता हुआ पुनः डी के मध्य आ जाता है। D1 की ओर प्रवेश करता है और अधिक त्रिज्या के पथ में गति करता हुआ पुनः डी के मध्य आ जाता है। इस प्रकार एक चक्र में आवेशित कण को 2qv ऊर्जा प्राप्त होती है। इस प्रकार एक चक्कर में आवेशित कण को 2qv ऊर्जा प्राप्त होती है। क्लियर है यहां तक? एक चक्कर में कितनी ऊर्जा मिलती है? 2qv ऊर्जा मिलती है, प्राप्त होती है। यह प्रक्रिया निरंतर तब तक चलती है, यही प्रोसेस चलता रहेगा, फिर वापस से। तो यह प्रक्रिया निरंतर तब तक चलती है। कब तक चलेगी बच्चों ये प्रक्रिया? यह प्रक्रिया निरंतर तब तक चलती है जब तक कि कण के पथ की त्रिज्या कण के पथ की त्रिज्या, जो कण का पथ है ना उसकी त्रिज्या, कण के पथ की त्रिज्या डी की त्रिज्या के बराबर ना हो जाए। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि कण के पथ की त्रिज्या, जो कण का पथ है उसकी त्रिज्या डी की त्रिज्या के बराबर ना हो जाए। डी की त्रिज्या के बराबर ना हो जाए। फिर अब अगर डी की त्रिज्या के बराबर हो गई तो क्या होगा? फिर इन्हें डी में स्थित छिद्रों की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है। फिर इन्हें डी में स्थित, या डी की परिधि पर बहुत सारे छिद्र रहे होंगे, डी में स्थित छिद्रों की सहायता से बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकाल लिया जाता है। ये बच्चों डी का उपयोग भी है। कोई पूछे डी का उपयोग क्या है, इन्हें बाहर निकाल लेते हैं इससे ना। ये सब यहां तक कहानी समझ में आई? सबको नहीं आई है? बताइए आप तो। पहले साइक्लोट्रॉन का एक स्टेप हो गया, बनावट, क्रियाविधि, सिद्धांत वगैरह क्या काम आता है। साइक्लोट्रॉन एक विद्युत चुम्बकीय युक्ति है। इससे हम भारी धनात्मक कणों को त्वरित कर सकते हैं। बनावट समझ में आ गई होगी। धातु की बनी हुई अर्धवृत्ताकार खोखली चकती हैं, इनको डी नाम दिया है। दोनों डी बिल्कुल आमने सामने रखी जाती हैं, एसी स्रोत से जुड़ी होती हैं और दो चुंबकीय ध्रुवखंड लगाए जाते हैं ताकि चुंबकीय क्षेत्र तल के लंबवत रहे। क्रियाविधि में बताया कि जिसको त्वरित करना होता है उसे बीच में रखते हैं। पहले ये प्लस का मान लो, ये माइनस का मान लो, D1 पॉजिटिव D2 नेगेटिव है, तो कण QV ऊर्जा लेकर D2 की ओर जाएगा, अर्धवृत्त पूर्ण कर पुनः डी के मध्य आ जाएगा और फिर 2qv ये चलता रहेगा। और जब त्रिज्या डी की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी तो छिद्रों से इसे बाहर निकाल लिया जाएगा। यहां तक की कहानी सबको समझ में आई। अब कुछ बच गया हो तो आप स्क्रीन पॉज करके लिख लें, फिर मैं इसको साफ करके आगे बढ़ता हूं। ठीक है भाई, लिख लो, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, आप कर दें पहले इसको, वो है साइक्लोट्रॉन की कमियां। डाल लो, हेडिंग डाल लो। साइक्लोट्रॉन की सीमा बंद के नाम से हमारी किताब में हेडिंग कमी लिख लो आप, बोले कोई दिक्कत नहीं। लिमिटेशन, साइक्लोट्रॉन की कमियां, हेडिंग लिखिए साइक्लोट्रॉन की कमियां। समझें ध्यान से, साइक्लोट्रॉन की कमियां। सबसे पहली कमी तो यह है बच्चों कि साइक्लोट्रॉन केवल धनात्मक कणों को ही त्वरित कर सकता है। ऋणात्मक कणों को साइक्लोट्रॉन त्वरित नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है, मैं लिखता हूं, देखना ध्यान से। सबसे पहली कमी,
साइक्लोट्रॉन द्वारा केवल धनात्मक कणों, अब कौन कौन से धनात्मक कण हैं अपनी समझदारी के लिए लिख लीजिए, प्रोटॉन, अल्फा कण, इन सबको है ना। साइक्लोट्रॉन द्वारा केवल धनात्मक कणों को ही त्वरित किया जा सकता है। ये बात अच्छे समझें, साइक्लोट्रॉन द्वारा आप केवल धनात्मक कणों को ही त्वरित कर सकते हो, किया जा सकता है, ऋणात्मक कणों को नहीं। ये तो हो गई कमी कि भाई साइक्लोट्रॉन केवल धनात्मक कणों को ही त्वरित कर सकता है, ऋणात्मक कणों को नहीं। क्यों? ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है कि साइक्लोट्रॉन द्वारा ऋणात्मक कणों को त्वरित क्यों नहीं किया जा सकता है। तो इसका एक स्टैंडर्ड आंसर है जो आपको याद रखना है भाई, ऋणात्मक कणों को नहीं, क्योंकि इसी में ज्वाइंट कर दूं मैं तो, क्योंकि ऋणात्मक कणों का, क्योंकि ऋणात्मक कणों का उच्च वेग पर द्रव्यमान में, अगर वेग बहुत ज्यादा हो जाएगा ना तो द्रव्यमान में सापेक्षिकता के प्रभाव के सिद्धांत से वृद्धि होती है। सापेक्षिकता के सिद्धांत से वृद्धि होती है। अब इतना ही आप अच्छे से याद कर लेना। एक फॉर्मूला था ना, मैंने बताया था m = m0 चैप्टर नंबर 1 में, बटे √1 - b² बटे c²। अगर वेग बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो इसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। अब अगर आप किसी कण का द्रव्यमान बढ़ जाता है तो आप उसको त्वरित नहीं कर पा रहे हो। स्टैंडर्ड आंसर है, हम ऐडेंगे तो बढ़ रहे हैं साइक्लोट्रॉन की कमी, तो साइक्लोट्रॉन की कमी में तो आप केवल इतना लिख दोगे ना कि यह केवल धनात्मक कणों को त्वरित कर सकता है, ऋणात्मक कणों को नहीं, उससे भी काम चल जाएगा। पर मैंने यहां उसका जवाब भी दे दिया। कोई आपसे यह पूछ ले कि साइक्लोट्रॉन ऋणात्मक कणों को त्वरित क्यों नहीं कर सकता है, तो उसका आंसर स्टैंडर्ड है, याद कर लेना भाई, क्योंकि ऋणात्मक कणों का उच्च वेग पर द्रव्यमान में, इनके द्रव्यमान में सापेक्षिकता के सिद्धांत से वृद्धि होती है, पहली कमी। अच्छा, स्टार लगा के लिख सकते हैं कि भाई ऋणात्मक कणों को अगर साइक्लोट्रॉन त्वरित नहीं कर पा रहा है तो एक उपकरण और है बीटाट्रॉन। मैं लिख दूं इस बात को स्टार लगा करके कि ऋणात्मक कणों को त्वरित करने के लिए, ऋणात्मक कणों को त्वरित करने के लिए कौन सा उपकरण काम में आता है बच्चों? बीटाट्रॉन। बीटाट्रॉन का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आई? ऋणात्मक कणों को त्वरित करने के लिए अलग से एक डिवाइस है जिसका नाम है बीटाट्रॉन, उसका उपयोग करते हैं। पहली कमी तो ये हो गई इसकी कि ये केवल धनात्मक कणों को ही त्वरित कर सकता है, ऋणात्मक कणों को ये त्वरित नहीं कर सकता है। दूसरी इसकी कमी सुनिए कि बच्चों ये उदासीन कणों, जैसे मैं न्यूट्रॉन की बात कर लूं तो न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं है, तो ना तो विद्युत बल लगेगा ना चुंबकीय बल लगेगा। आप भाई दोनों डी के बीच में रख तो दोगे आवेश को, सॉरी न्यूट्रॉन को, पर आवेश नहीं है ना, तो कोई भी ना धक्का देगा ना अट्रैक्ट करेगा, तो इसलिए आप उदासीन कण को त्वरित नहीं कर सकते। तो दूसरी कमी इसकी यही है कि साइक्लोट्रॉन द्वारा उदासीन कणों, जैसे ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना न्यूट्रॉन, को त्वरित नहीं किया जा सकता है। अगर देखो इन शॉर्ट आपको शॉर्ट में याद रखना है
तो पहली कमी तो मैंने ये कहा है कि ये ऋणात्मक कणों को त्वरित नहीं कर सकता है, और दूसरी कमी में मैंने ये कहा है कि ये उदासीन कणों को त्वरित नहीं कर सकता है। नोट कर लो चलो जल्दी से। बहुत बढ़िया लिखा हुआ है बोर्ड पे, सबको समझ में आ भी रहा होगा। नहीं आए तो वीडियो जहां से स्टार्ट किया वहां से चला लेना दोबारा से हैं। नोट करो चलो। ये हो गई इसकी कमियां। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके नोट कर लो भाई, ठीक है। दूसरा देखते हैं, साफ कर दें। नेक्स्ट हेडिंग डाल लें आप, साइक्लोट्रॉन के उपयोग। साइक्लोट्रॉन काम में कहां आएगा? साइक्लोट्रॉन के उपयोग समझें। पहला उपयोग देखो, अगर हमें जैसे आप नाभिक के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें, ध्यान सुनना, कि परमाणु गोलाकार होता है, सेंटर में एक नाभिक होता है जिसमें प्लस का आवेश है। अब मुझे इस नाभिक की जानकारी चाहिए तो नेगेटिव, देखो उदासीन कण तो कोई काम का है ही नहीं है क्योंकि आवेश नहीं है। अगर मैं ऋणात्मक कण इसके पास भेजूं बच्चों, तो ऋणात्मक कण को तो अट्रैक्ट कर लेगा, फिर छोड़ेगा ही नहीं। पर धनात्मक कण अगर मैं इसको भेजूं, ध्यान से देखना, धनात्मक कण जाएगा, इस प्लस की वजह से इस प्लस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, धनात्मक कण एक निश्चित दूरी तक जाकर उल्टा लौट आएगा। आपने केमिस्ट्री के अंदर एक अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा था, ऐसा ही कुछ है कि जो धनात्मक कण है ना, उच्च ऊर्जा के, ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए तभी तो पहुंच पाएगा, उनका उपयोग आप नाभिक की संरचना को जानने में कर सकते हो, और साइक्लोट्रॉन से आप उच्च ऊर्जा के धनात्मक कण प्राप्त कर सकते हो। समझना मैंने क्या कहा, कि पहला उपयोग तो इसका यह है कि साइक्लोट्रॉन द्वारा प्राप्त उच्च ऊर्जा के धनात्मक कणों का उपयोग, साइक्लोट्रॉन द्वारा प्राप्त उच्च ऊर्जा के धनात्मक कणों का उपयोग नाभिक की संरचना की जानकारी के लिए, संरचना जानने में किया जाता है। जानने के लिए पहला उपयोग तो इसका ही हो गया कि साइक्लोट्रॉन से जो उच्च ऊर्जा के कण प्राप्त होंगे ना, हाई एनर्जी के जो पार्टिकल प्राप्त होंगे, उनका उपयोग आप किसी नाभिक की संरचना को जानने में कर सकते हो। पहला इसका उपयोग। दूसरा, साइक्लोट्रॉन से प्राप्त उच्च ऊर्जा वाले कणों का उपयोग, ये तो सेम ही है ना बच्चों। एक चैप्टर पढ़ोगे आप, चैप्टर नंबर 15 नाभिक, उसमें एक नाम आएगा रेडियो सक्रियता, डिटेल तो वहां पढ़ेंगे। एक्चुअल में होता क्या है, कोई नाभिक ठीक ठाक बैठा हुआ बाहरी नाभिक है, उस पर अगर आप बाहर से कण डाल दो, ऐसे कण डालो कि उसके अंदर घुस सकें, तो उच्च ऊर्जा वाले कण ही तो प्रवेश कर सकते हैं। अगर ऐसा हो सके तो बच्चों वो रेडियो सक्रिय नाभिक बन जाता है, रेडियो एक्टिव नाभिक बन जाता है। मतलब साइक्लोट्रॉन से प्राप्त उच्च ऊर्जा वाले कणों का उपयोग क्या करते हैं बच्चों? रेडियो सक्रिय नाभिक प्राप्त करने में किया जाता है। इन
रेडियो सक्रिय जो नाविक प्राप्त हुए हैं, रेडियो सक्रिय नाविकों का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। कई रोग ऐसे हैं जिनमें इसका उपयोग होगा। समझ में आया? पहला तो है कि साइक्लोट्रॉन से जो उच्च ऊर्जा वाले कण प्राप्त हुए हैं उनका उपयोग किस में करते हैं बच्चों? नाभिक की संरचना देखने में, नाभिक की संरचना देखने में। और दूसरा आप याद रखना, जो उच्च ऊर्जा वाले कण प्राप्त हुए हैं उनसे रेडियो सक्रिय नाभिक प्राप्त करेंगे और इनका उपयोग बच्चों चिकित्सा में कई जगह किया जाता है। नोट कर लें आप इस सबको। चलो ठीक है भाई। तो आज के इस लेक्चर में हमने विशेषकर साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ा है। काफ़ी थ्योरेटिकल है, बहुत स्लो पढ़ाया है। कल भी मैं साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ूंगा, पर कल साइक्लोट्रॉन की मैथमेटिकल फॉर्म पढ़ेंगे हम, गणितीय रूप पढ़ा जाएगा बच्चों इसका, ठीक है ना। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक वाइक कर दिया करो, है ना। और कंटिन्यू वीडियो देखो भाई, ये वीडियो आपको है ना आगे बहुत फायदा पहुंचाएंगी। जो बच्चे घर बैठ के मस्ती कर रहे हैं इनका बहुत नुकसान होगा। अरे कम से कम हम नॉलेज तो प्राप्त कर रहे हैं, पढ़ाई बेकार थोड़ी जाएगी। बेस्ट रहेगा घर पे बैठे हो, कोई काम भी क्या आपके पास पढ़ने के अलावा, तो जितनी दम है वो सब लगा दीजिए, ठीक है बच्चों, है ना। नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके, जो भी आपको ठीक लग रहा हो। बाकी मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, ठीक है ना। धन्यवाद।